My dear students of 9th standard, I, Selvin George, from Bachpan and 7-star convent school, going to start a chapter from history. The chapter name was French Revolution, and that yesterday I have teached you about the first point, the French society during the late 18th century. In that topic, we will continue today. See the poster. We are going to discuss about that poster. What this poster depicts. आप इस पोस्टर के अंदर देखोगे कि एक नोबल बैठा हुआ है आराम से. वो सामने वाला गरीब व्यक्ति यानी पीजेंट को देख भी नहीं रहा है. पीजन ने उसके लिए अनाज लाया है. पीजन ने उसके लिए अनाज लाया है, उसके लिए बास्केट में फ्रूट्स लाए हैं और बॉटल में शहद लाया है, और वो सब चीज़ उनको देने के लिए आया. और वो जो नोबल बैठा हुआ है वो थोड़ा सा भी उसकी तरफ लुक भी नहीं देता है, उसकी तरफ देखता तक नहीं है. ये ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पाइडर जो मकड़ी होती है जाल बुनती है और उसमें मक्खियों को फंसा लेती है, वैसे ही ये स्पाइडर इसके अंदर एक नोबल है और जो खड़ा है वो किसान है, वो यहाँ मक्खी है. जैसे कि नोबल सबके खून चूस लेता है. अगला पॉइंट अभी स्टार्ट करेंगे. द स्ट्रगल टू सर्वाइव. किस मुश्किल हालात में उन्हें जिंदा रहना पड़ रहा है वो बता रहे हैं, और यही चीज़ हम स्टार्ट करेंगे. द स्ट्रगल टू सर्वाइव. फ्रांस की पॉपुलेशन 1789 में बढ़ गई. 23 मिलियन 1715 में था, 28 मिलियन 1789 में हो गया. यानी मिलियंस, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. जहाँ 23 मिलियन थे 1715 में, वहीं 28 मिलियन बन गया 1789 में. जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, डिमांड भी बढ़ गया अनाजों के लिए. अब अनाज के लिए वो डिमांड कहाँ से पूरा करेंगे? उन्हें ज़्यादा खेती करनी पड़े या कोई अच्छी चीज़ों का व्यवस्था करें जिससे ज़्यादा अनाज मिले. लेकिन कोई व्यवस्था वहाँ के राजा महाराजाओं ने हेल्प आउट नहीं किया. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई फ्रूट ग्रेन्स के लिए, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, तो फूड ग्रेन की प्राइस भी बढ़ गए. और जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगे, वेजेस उतनी नहीं बढ़ी, तनख्वाह उतनी बढ़ नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अनाज की कीमत बढ़ते जा रही थी. और जैसे जैसे अनाज की कीमत बढ़ रही थी, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा था. लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी. उनको ऐसा लगा वो कैसे ज़िंदगी जिएंगे. फिर आता है एक प्रॉब्लम है, हाउ ए सब्सिस्टेंस, हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइस हैपन. ये कैसे होता है? सबसे पहले बैड हार्वेस्ट. क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैड हार्वेस्ट? कि आपका फसल में अच्छी खेती नहीं होना, फसल नहीं आना. और जैसे अच्छी फसल नहीं आएगी और किसानों के पास खाने के लिए नहीं रहेगा, टैक्स भरने के लिए नहीं रहेगा. जब वो सही ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो वो कमज़ोर रहेंगे और बीमारी फैलेगी, और बीमारी फैलने से उनकी मौतें हो सकती है, वो कमज़ोर रहते हैं. फिर आता है अगला पॉइंट, जहाँ अब सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ये, क्योंकि इस पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं है. द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेसिस एन एंड टू प्रिविलेजेस. ये ग्रोइंग मिडिल क्लास कौन थे? पहले ये बताओ. मिडिल क्लास यानी वो सोसाइटी, वो एक नया सोशल ग्रुप जो आके बिजनेस कर रही थी, व्यापार कर रही थी, बाहर के देशों में जाके, शहरों में जाके सामान जो बन रहा था गांव में वो बेच रही थी. धीरे धीरे इसके अंदर इन्होंने थोड़ा पैसा कमाने लगी. इतना भी नहीं कि भाई राजा नोबल्स के बराबर हो, और ना इतना कम कि पीजेंट्स के बराबर हो. ये मिडिल क्लास थी, मतलब ना ज़्यादा अमीर थी ना ज़्यादा गरीब थी. और इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ना सिखाया. बाहर जाके व्यापार करते थे, तो वो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, पैसा आने लगा, बाहर की विचारधारा समझ में आने लगी. इसी पीसेंस के अंदर प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे कि लॉयर्स थे, और जो अपने कारोबार चलाना प्लस राज्य को किस तरह से चलाना चाहिए, कारकुन, क्लर्क, ऐसे लोग जो उसमें सीख कर बड़े हो रहे थे.
और यही चीज़ प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, और ये पूरा उनकी काबिलियत पे डिपेंड हो रहा था। और इनके मन में एक चीज़ आई कि भाई हम तो पैदा होते हैं एक ही जैसे सब लोग, अमीर गरीब, नोबल्स, क्लर्जी और पीजेंट्स, तो इसमें भेदभाव क्यों है? इसमें तो बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइडिया सोसाइटी सबके फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ लॉज होनी चाहिए, सबके भेदभाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे वक्त एक फिलोसफर, उस फिलोसफर का नाम है जॉन लोकी एंड जीन जैकिस रूसो, इन्होंने ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लिखा। इन्होंने कहा कि इसके अंदर ये नोबल्स को डिवाइन राइट्स किसने दे दिया, जिससे वो एब्सोल्यूट मोनार्च बन गए, वो हम पे राज किस हिसाब से करने लगे, कौन इनको ये अधिकार दिया? सारे लोग जब हम पैदा होते हैं सब एक ही जैसे होते हैं, तो ये अलग अलग कैसे हो गए? अलग अलग उनको ताकत किसने दे दिया? ये तो बराबर होनी चाहिए दुनिया में। द स्पिरिट ऑफ लॉ ये कहता है। मॉन्टेग्यू ने एक थियरी लाई। उसने फ्रांस सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटने की सोची, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को बांटने की सोची, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जैसे इंडिया में है आज भी ये। लेजिस्लेचर यानी जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव यानी उस कानून को लागू करे, और जुडिशरी यानी उस कानून को देखे कि भाई सही ढंग से लागू हुआ है, कि कोई गलती तो नहीं हुई है। लेजिस्लेचर यानी जैसे कि आज हम इलेक्टेड मेंबर्स को रखते हैं जो जीत के जाते हैं, जैसे एमएलए एमपीस, उस जमाने में उन्होंने भी वही सोच रखी। एग्जीक्यूटिव्स यानी पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, और जुडिशरी यानी कोर्ट। कानून एक लोग बनाएंगे, उसको लागू कोई लोग करेंगे, और जुडिशरी उसका फैसला करेगा कि सही तरीके से लागू हुआ कि नहीं। ये मॉडल स्टार्ट हुआ यूएसए से। इसी मॉडल पर आधारित होकर 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से आज़ाद, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था फ्रांस की मदद से। और फ्रांस के लोग इसी चीज़ को वो लोग भी अपनाना चाहते थे, और हर चीज़ को न्यूज़पेपर्स ये सब पढ़ने के कारण लोगों में अवेयरनेस आने लगी थी। लुई सिस्टीन का जो ये प्लान था कि टैक्स बढ़ाना है, ये इनको लिए प्रॉब्लम होने वाली थी। एक एग्जाम्पल एक आदमी दे रहा है, एक लेटर लिख रहा है कि भाई मैं तो एक पढ़ लिख गया फ्रांस में 1793 में, और एक लॉयर बन गया रेवोल्यूशन, लेकिन मैं गवर्नमेंट में अधिकारी बन नहीं सकता था, क्योंकि मैं नोबल नहीं था, सेना में भर्ती नहीं हो सकता था, नोबल नहीं था, खुद का ऑफिस नहीं खोल सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पुराने दोस्त आके मुझे मदद कर नहीं रहे थे, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं सेना में भर्ती नहीं हो सकता था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकता था, तो मैं करूँ क्या? पढ़ लिख कर भी कुछ काम नहीं था मेरे पास। तो उस वक्त इन लोगों को ये दिमाग में आया कि हमें ये बदलाव लानी चाहिए सोसाइटी में, और इसीलिए उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की। रेवोल्यूशन धीरे 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 लोगों के अंदर, मिडिल क्लास सोसाइटी ने रेवोल्यूशन को बढ़ाया। लर्न द हार्ड words, read the paragraphs, any problem mark it down and write down the hard works in your notebook and find the Hindi meaning. This will increase your vocabulary and you can write the question answers in your own. Bye, we will meet you tomorrow.